हेलो बच्चों, दिस इज प्रताप वर्मा, योर फिजिक्स एजुकेटर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स की, इलस्ट्रेशंस की या प्रॉब्लम्स की, किसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कूलम्स लॉ को यूज करते हुए और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए। ठीक है, तो अराउंड दीज टू थिंग्स वी विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। इसमें हमें बेसिक मैकेनिक्स के फंडे थोड़े से लगेंगे, यू नो, एफबीडी कैसे बनाते हैं, फोर्सेस कैसे ड्रॉ करते हैं, वेक्टर्स के साथ में कैसे डील करते हैं। उसके अलावा बस हमें क्या चाहिए, कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि बच्चों, ये चैनल आपकी जेई की सारी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। चाहे आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपको डीपीपीस चाहिए, चाहे आपको माइंड मैप्स चाहिए, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और हर किसी कम्युनिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी साथ के साथ सब्सक्राइब कर लें अलॉन्ग विद द यूट्यूब चैनल। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं और एडिशनल मटेरियल के लिए आप anandmani.com को भी जरूर रेफर करें। ठीक है, अदर देन दैट यू कैन यूज दिस नंबर फॉर एनी क्वेरीज दैट यू हैव। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर जिससे आप हम लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। So, let me first talk about superposition principle briefly और उसके बाद में मैं आगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा। हालांकि पुरानी वीडियोस में, लेक्चर्स में भी हम लोग ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो, ये लॉ सिंपली क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली क्या बोलता है, ये सिंपली ये बोलता है कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन होगा, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, वो यूनिवर्स में बाकी किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता, बाकी चार्जेस से भी अफेक्ट नहीं होता, किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता। एंड इन अदर वर्ड्स, देयरफॉर, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमें नेट फोर्स चाहिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लगने वाले बाकी सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो पहला पार्ट जो मैंने बताया, पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि इफ वी हैव चार्जेस Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा या इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। एनी चार्ज इन द यूनिवर्स, उसको बाकी किसी भी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाकी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। एंड सिमिलरली, अगर मेरे पास में कोई चार्ज लेट से Q है और उसके आसपास में आप इमेजिन करो Q1, Q2, मे बी दिस इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q3, तो इन सब की वजह से जो लगने वाले फोर्सेस हैं, मे बी यहाँ पे रिपल्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन है और यहाँ पे ये नेट रिपल्शन है। तो इन सभी फोर्सेस को अगर मैं बच्चों कहूँ F1, F2 और F3, एंड दीज आर एसेंशियली फोर्सेस, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो जो नेट फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर, है ना, जो इसके ऊपर हमारा नेट फोर्स होगा F नेट, वो फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, F1 का, F2 का, F3 का, इनका वेक्टर सम कर देंगे। और अगर ऐसे और भी चार्जेस होते, और भी फोर्सेस होते, तो उनका भी वेक्टर सम हम कर देते। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। चलो, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में ये दो स्फीयर्स हैं। इनफैक्ट लेट अस इमेजिन कि ये तीन स्फीयर्स हैं और ये तीनों के तीनों स्फीयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। दे आर ऑल आइडेंटिकल, दे हैव सेम शेप, साइज एंड एवरीथिंग, एंड दे आर ऑल कंडक्टिंग, दे आर ऑल कंडक्टिंग। इसको बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको बोल देते हैं 3। इनिशियल चार्ज इसके ऊपर है Q, इसके ऊपर है 2Q और इसके ऊपर है बच्चों 0, राइट। तो इन तीनों के ऊपर जो इनिशियल चार्जेस हैं वो हमको बताए हुए हैं, ये कंडीशन हमको दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग हियर इज द फॉलोइंग, कि अगर मैं क्या करूं पहले स्टेप में, अगर मैं पहले स्टेप में क्या करूं, आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में फोर्स निकालो, 1 और 2 के बीच में फोर्स निकालो, जबकि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, A है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F इनिशियल। F इनिशियल 1 और 2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है 1 और 2 के बीच में, मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। नो बिग डील, डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि K Q1 Q2 Q into 2Q
अपॉन ए स्क्वायर इज द फोर्स, ये हमें पता चल जाएगा। एंड एडिशनली मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों ही जो चार्जेस हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, नो बिग डील। नाउ आई से इन स्टेप 2 कि आप क्या करिए, 1 को और 3 को आपस में टच करिए, 1 को और 3 को आपस में टच कर लीजिए, और टच करने के बाद इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। 1 को हम यहां पे रखेंगे, यहां पे हमारे पास बीच में 3 होगा, और यहां पे हमारे पास में होगा 2। तो ये इनका ऑर्डर हो गया 1 3 एंड 2। ये कब हुआ, जब हमने क्या किया, टच किया 1 एंड 3 को, उसके बाद इस तरीके से रख दिया। सेपरेशन कैसा है, सेपरेशन 1 और 3 के बीच में अब ए है, ऐसे ही 3 और 2 के बीच में सेपरेशन ए है। करना क्या है सर, हमें अब वापस से जो चार्ज 1 है उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, हमें चार्ज 1 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। जो पहला पार्ट था स्टेप 1 में, इसमें ये फोर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे एफ इनिशियल, अब हमें वापस से फोर्स कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर 1। Now to solve that question, the first thing that we have to understand and analyze is the effect of this touching. जब आप 1 और 3 को टच करोगे तो क्या होगा, देखिए 1 और 3 अदरवाइज आइडेंटिकल है, 1 और 3 हमारे पास में जो ये स्फीयर्स हैं ये दोनों अदरवाइज आइडेंटिकल है। तो इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू रहा और इसके ऊपर अगर 0 रहा, तो टच करने के बाद में वी एक्सपेक्ट कि इन दोनों के पास में जो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और ये q/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा q/2। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं सभी तरीके से। टच करने के बाद में चूंकि कंडक्टर्स हैं, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपस में फ्लो हो जाएगा और उसकी वजह से चार्जेस ऐसे हो जाएंगे। नई सिचुएशन में जो हमारे चार्जेस होंगे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे कि 1 के ऊपर चार्ज q/2, इस पे q/2, इसके ऊपर भी q/2, और 2 के ऊपर हमारा चार्ज कितना था, 2q था। तो ये हमारे चार्जेस हो गए, और अब हमको निकालना है क्या, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 और स्फीयर 1। इसके लिए लगेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे, हम बोलेंगे कि देखो 1 और 3 के बीच में, 1 के बीच में और 3 के बीच में फोर्स लगेगा, लेट मी कॉल दैट फोर्स F1। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में भी फोर्स लगेगा, लेट मी कॉल दैट फोर्स F12। तो एक फोर्स हो गया F12, एक फोर्स हो गया F13, ये दोनों फोर्सेस लगेंगे। और क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव ही थे तो सारे के सारे फोर्सेस कैसे होंगे, रिपल्सिव होंगे ये दोनों फोर्सेस, और दोनों का सीधा सीधा वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो चार्ज 1 के ऊपर लगने वाला जो फाइनल फोर्स होगा, चार्ज 1 के ऊपर लगने वाला, वो सिंपली F12 और F13 का वेक्टर एडिशन करने से बच्चों हमको मिलेगा। और क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो मैं मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा ऐड कर सकता हूं, और ये जो वैल्यू है देखो क्या आ जाएगी, कि 1-2 के लिए और 1-3 के लिए, दोनों के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है। जब मैं 1-2 की कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो ध्यान रखें कि चार्जेस कौन कौन से होंगे, q/2 होगा, साथ में 2q होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2a होल स्क्वायर। ध्यान रखें इस बात को। इसके अलावा जब आप f फाइनल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो तो F12 तो आपने निकाल लिया, ऐसे ही आपको F13 निकालना है। 1-3 कैलकुलेट करते टाइम हम क्या लिखेंगे, चार्ज q/2, चार्ज q/2, और यहां पे हो जाएगा सिंपली a स्क्वायर, बिकॉज सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है, केवल a है। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर, दिस इज व्हाट यू गेट, k डिवाइडेड बाय a स्क्वायर में पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन ले रहा हूं ताकि बाकी चीज को आसानी से लिखा जा सके। बाकी इसके बाद में आप देखो ये यहां पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो q स्क्वायर ऊपर रह गया, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही यहां पे आप देखोगे कि k और a स्क्वायर फिर से कॉमन आ जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आपको मिल जाएगा। दोनों का आप एडिशन कर देते हो तो ये q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, यानी कि kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स दैट यू गेट ऑन चार्ज्ड पार्टिकल 1 और स्फीयर 1। इस प्रोसेस में अगर आप समझने की कोशिश करो, बहुत सटल तरीके से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया है। कैसे बच्चों, हमने जब 1 और 3 का फोर्स निकाला
तो उस टाइम हमने कूलम्स लॉ बस उन दोनों के लिए लगा दिया। हमने ये कहा कि 2 के ऊपर जो भी फोर्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमने ऐसे ही 1 और 2 के बीच में फोर्स निकाला तो हमने 3 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। यहां पे अप्लाई करना काफी आसान था, तो सीधा सीधा हमने ये आंसर निकाल लिया। तो एफ फाइनल बच्चों इतना है, एफ इनिशियल कितना था, इतना था। इसकी वैल्यू को देखो पूरी की पूरी अगर हम कैलकुलेट करें तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दैट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये इनिशियल वैल्यू थी। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो कैलकुलेट करूं, अगर मैं एफ फाइनल और एफ इनिशियल का रेशो कैलकुलेट करता हूं, एफ इनिशियल, तो ये रेशो बच्चों कितना हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा सिंपली 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/4। यानी कि पहले के कंपैरिजन में फोर्स 1/4 हो गया। और देखो लॉजिकल भी है। कैसे लॉजिकल? इसलिए है बिकॉज पहले ए सेपरेशन पे दोनों चार्जेस थे, एक पे क्यू था, एक पे 2 क्यू था। चार्ज भी ज्यादा था, सेपरेशन भी कम था। अब क्या हो गया, चार्जेस कम हो गए पहले से और सेपरेशन ओवरऑल क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए पहले से फोर्स कम हो जाना एकदम लाजमी है। ठीक है, तो this was the question based on essentially Coulomb's law and superposition principle। कुछ और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों अटेम्प्ट करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। मेरे पास में ये एक क्या है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के लिए हमें दिया हुआ है कि इसकी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है ऑब्वियसली, एंड साइड की लेंथ कितनी है, ए है। ऑल्सो इट इज गिवन टू अस कि इसके चारों कॉर्नर्स पे, यहां पे जो चारों कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। लेट मी से दिस इज 2q, दिस इज 2q, एंड दिस वन हियर इज q, एंड दिस वन हियर इज q, राइट। ये चार्जेस रखे हुए हैं। और बच्चों इसके सेंटर पे यहां पे देखो एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, नॉट q डैश, जस्ट स्मॉल q, ये चार्ज रखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, अच्छा बाय द वे ये अपनी जगह फिक्स्ड है, ये भी अपनी जगह फिक्स्ड है, ये भी अपनी जगह फिक्स्ड है, और ये भी अपनी जगह फिक्स्ड है। लेकिन ये जो Q है ये अपनी जगह फिक्स्ड नहीं है, ये मूव करने के लिए फ्री है। एक प्लेन के अंदर ये सारा का सारा अरेंजमेंट और इस तरीके से रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज Q। ये जो बीच में Q चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो जब हम नेट फोर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो होपफुली इस बात को आप यहां पे इजीली समझ पाएंगे कि इस नेट फोर्स कैलकुलेशन में देखो 2q की वजह से, इसकी वजह से ये वाला जो 2q चार्ज है इसकी वजह से Q के ऊपर अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्शन लगेगा। ठीक है, बट ये समझने की कोशिश करें कि अगर अट्रैक्शन लगा तो सभी जगह अट्रैक्शन लगेगा और रिपल्शन लगा तो सभी जगह रिपल्शन लगेगा। मैं यहां पे मान ले रहा हूं कि ये अभी यहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो ये फोर्स लग जाएगा, दूसरे वाले 2q की वजह से ये वाला फोर्स लग जाएगा, ऐसे ही स्मॉल q की वजह से ये वाला फोर्स लगेगा और ये वाला फोर्स लगेगा। द पॉइंट इज कि ऑल दीज फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर। कैसे? ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है, सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो नेट फोर्स ऑन Q क्या हो जाता है, नेट फोर्स ऑन Q हो जाता है 0। इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इस स्टेट के अंदर जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी जगह रेस्ट पे रहेगा, बिकॉज उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, मैकेनिक्स में बेसिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग समझते ही हैं, जानते हैं कि नेट फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक द फॉलोइंग, इफ यू रिमूव चार्ज 2q देन क्या होगा। अगर आपने 2q चार्ज को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, तब स्मॉल q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखो सिचुएशन कैसी बनेगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी, हमने एक 2q चार्ज को यहां से रिमूव किया, मान लेते हैं ये वाला रिमूव हो गया, तो ये और ये अभी भी बचे हुए हैं, इनकी वैल्यू q, 2q और q अभी भी बची हुई है।
और यहां पे ये सेंटर पे स्मॉल क्यू अभी भी बचा हुआ है। साइड्स थोड़ी सी छोटी बड़ी दिख रही होंगी इमेज के अंदर, बट ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड एसेंशियली कितनी है, ए है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से सोचा जा सकता है। एक तो इस तरीके से सोचा जा सकता है कि आप क्या करो, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, इन दोनों की वजह से फोर्स देखो क्यू के ऊपर, ऐसा होगा। और उसके बाद क्या करो, 2q की वजह से फोर्स देखो, ये वाला फोर्स, और इन तीनों का वेक्टर सम कर दो। यहां पे अगर आप ये वेक्टर सम करेंगे तो आप पाएंगे कि दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दीज टू विल कैंसिल आउट। दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जब मैं q और स्मॉल q का इंटरेक्शन देख रहा हूं तो मुझे बस इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। तो ये फोर्स ऐसे करके कैंसिल हो गया, बचेगा कौन सा, बस ये वाला फोर्स बचेगा। और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, मैं बोलूंगा एफ नेट विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आर निकालने के लिए क्या करें, डायगोनल की जो लेंथ है उसकी हाफ लेंथ यहां पे हमें कैलकुलेट करनी होगी। दिस सेपरेशन इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल की लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो दिस इज नथिंग बट √2a डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू गेट। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बड़े आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाता है। √2a डिवाइडेड बाय 2 मतलब a बाई √2 हो गया, उसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये फैक्टर चला गया ऊपर 4 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा किसके ऊपर, सेंटर वाले चार्ज के ऊपर। ये एक तरीका है चीजों को समझने का, आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को समझने का ये मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, एक दूसरा मेथड भी है, और वो मेथड खासकर तब बड़ा यूजफुल होता है जब नंबर ऑफ चार्जेस आपके काफी ज्यादा हों, तब बड़ा यूजफुल होगा। जैसे अगर यहां पे चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना था, 4 था, एक को मैंने रिमूव करा, ठीक है। लेकिन आप सोचो अगर मैं यहां पे आपसे बोलता कि 4 नहीं, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, एक रेगुलर पॉलीगन है इस टाइप से, इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि n साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन है और उसकी हर किसी साइड पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसी कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, एंड वी आर डीलिंग विद अ रेगुलर पॉलीगन। और उस सिचुएशन में आप इमेजिन करो कि हर किसी साइड पे सपोज ऐसे करके इक्वल चार्ज क्यों रखा हुआ है, हर किसी साइड पे, है ना, और यहां पे भी रखा हुआ था। लेकिन लास्ट में आपने क्या किया, इस वाले चार्ज को रिमूव कर दिया, एक चार्ज को, हर किसी वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ था, आपने लास्ट में क्या किया, एक सिंगल चार्ज को यहां पे रिमूव कर दिया। रेगुलर पॉलीगन हमारे पास में ये था और यहां सेंटर पे स्मॉल चार्ज क्यों रखा हुआ था। तो जब तक सारे के सारे वर्टिसेस पे चार्ज रखा होगा, फॉर एग्जांपल पॉलीगन में हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, और भी नंबर ऑफ साइड्स आप बढ़ाते चले जाओ, है ना। तो उन सभी सिचुएशंस में अगर आप पाते हो कि अगर सारे के सारे वर्टिसेस पे अगर हम चार्जेस रख दें और उसके बाद में सेंटर पे एक चार्जेस रख दें, तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होकर के 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से चार्ज को हटा दूं और तब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो, नेट फोर्स ऑन द चार्ज सिटिंग ऑन द सेंटर, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां तो देखो पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, बस ये और ये 3 चार्जेस थे, तीनों का इंटरेक्शन बस देखना था और उसका वेक्टर सम कर देना था। तो ये फोर्स कैलकुलेट करने में ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, तीनों फोर्सेस का इंटरेक्शन बस देखना था। बट अगर नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे ज्यादा हो जाएगी तो फिर शायद इसका इंटरेक्शन देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए हम टेक्निक यहां पे क्या करते हैं, टेक्निक हम यहां पे ये लगाते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने एक चार्ज को रिमूव कर लिया, हम कहते हैं कि यहां पे असल में एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, हमने उसे रहने दिया, इसके साथ हमने क्या किया, यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज ऐड कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने चार्ज को रिमूव किया, हमने कहा कि प्लस क्यू चार्ज की जगह हमने माइनस क्यू चार्ज वहां पे और रख दिया। और फिर हम ये बोलेंगे कि देखो पहले जितने चार्जेस थी उनकी वजह से तो सारा का सारा फोर्स 0 था ही था, जो एडिशनल चार्ज रखा उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
और उस अट्रैक्शन के फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे और कहेंगे कि वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, देखो वो जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उसको बोल देते हैं आर की वैल्यू को A। ऐसा मान करके चलते हैं, लेट्स से हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दिस लेंथ हियर इज A हमको गिवन है। तो क्या हो गया बच्चों, एक स्टेप में हमारा कैलकुलेशन बन करके आंसर आ गया। ये काम हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, ये काम हम इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन यहां उतना करने का कुछ खास एडवांटेज मिल नहीं रहा था, बिकॉज हमें सीधा सीधा दिख रहा था कि देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बस इन दोनों के बीच पे फोर्स बचा, ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो, काम खत्म हो गया। ठीक है, सो बच्चों जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है वहां पे एडिशनल माइनस क्यू चार्ज रखना या उस प्लस क्यू चार्ज को वहां से हटा देना, दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि फाइनली वहां पे नेट चार्ज कितना हो जा रहा है, 0 है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई विश टू टेल यू। सो इस तरीके से आपने देखा कि बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बस ये पूछूं, इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन ये होगा, थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास में सपोज बच्चों एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर क्या है, 3 चार्जेस हैं। ये वाला चार्ज यहां पे है, ये वाला चार्ज यहां पे है, ये वाला चार्ज यहां पे है, और ये तीनों क्या है, इसेंशियली पॉइंट चार्जेस है। और इन पॉइंट चार्जेस को इस तरीके से सर्कल के ऊपर प्लेस किया गया है कि दे बेसिकली फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर रखे हुए हैं। अदर देन दैट मुझे ये बताया गया है कि इसके ऊपर जो चार्ज है सभी के ऊपर कैपिटल Q है, ये हमको बता रखा है, और हमें ये भी बता रखा है कि यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल पे एक माइनस स्मॉल q चार्ज रखा हुआ, ये भी हमको दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। ठीक है, अदर देन दैट r इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसका मतलब सर्कल का साइज भी हमको पता चल गया, चार्जेस भी हमको पता चल गए, बाहर वाले पे अंदर वाले पे। ये भी हमें बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि माइनस क्यू जो है वो अपनी जगह फिक्स्ड है, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह फिक्स है। बट ये जो चार्जेस हैं स्मॉल कैपिटल क्यू वाले, ये मूव करने के लिए रेडी हैं, इनका मास और चार्ज हमको पता है। कैपिटल क्यू को पॉजिटिव दिया गया है, सेंटर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव दिया गया है, तो इनके बीच में क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा। जो सेंटर पे चार्ज है और जो पेरिफेरी पे सर्कल के ऊपर चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्शन होने वाला है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। करना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में हम, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि बच्चों ये जो चार्ज Q है यहां पे और यहां पे और यहां पे, हमसे पूछा गया है कि उसको कितनी स्पीड v के साथ में मूव करा जाए। एंड बाय द वे ऑल ऑफ देम हैव टू हैव इक्वल स्पीड इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन, सब या तो क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, सब या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे। इसका मतलब किसी लेटर इंस्टेंट पे भी क्या होगा, वो हमेशा किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए इन चार्जेस की ताकि ये इस सर्कल के ऊपर सर्कुलर मोशन में घूम सके। दे ऑल हैव टू हैव इक्वल स्पीड, उनके चार्जेस मास ये सब दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। इस क्वेश्चन को करते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, जबकि यहां पे बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है किसकी, सर्कुलर मोशन के फंडों की, और साथ में कूलम्स लॉ की, और साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करने में बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, और ये बात मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं, समझाने वाला हूं बच्चों कि उस गलती से हम कैसे बचें, उस गलती से हम कैसे बचें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू avoid that mistake, how to take care of that mistake. See, देखिए ये सिचुएशन हमको दी हुई थी,
सर्कल है हमारे पास में, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर घूम रहे हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो बच्चा लोग, आप मोस्टली यहाँ पे क्या करते हो कि पॉजिटिव जो चार्ज क्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, और ये जो नेगेटिव चार्ज क्यू है, इनके दोनों के बीच में आप अट्रैक्टिव फोर्स देख लेते हो। आप कहते हो कि अच्छा इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और मैं इस फोर्स को अभी के लिए बोल देता हूं क्या, F1। और आप सिंपली यहां से कैलकुलेशन करना शुरू करते हो और बोलते हो कि देखो ये फोर्स तो हमें पता है F1, और ये फोर्स चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो पार्टिकल के ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आप यहां से सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हो कि F1 को सीधा सीधा क्यों नहीं हम रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स mv² के बराबर रख दें। r रेडियस दिया हुआ है, mv² अपन को v अपन को निकालना है, मास हमको दिया हुआ है, और F1 कैलकुलेट करना उतना तो मुश्किल नहीं होगा। F1 कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में कूलम फोर्स निकालना है, और कूलम फोर्स की वैल्यू इस प्रॉब्लम में कितनी जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन r², उसको लिख देंगे mv² अपॉन r। तो यहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि v इज इक्वल टू, एक r की पावर कैंसिल आउट होगी, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई m r²। आप सोचते हो कि ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पे बस एक प्रॉब्लम बची, वो ये कि आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं दिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि चार्जेस के बीच में होने वाला सारा इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच में, बाकी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी कहता है कि अगर मुझे किसी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे आसपास के जितने और चार्जेस हैं उन सबके साथ में इंटरेक्शन निकालना है, उनका वेक्टर सम करना है, और तब जाकर के मुझे नेट फोर्स मिलेगा। तो इस कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ क्या की होगी, अगर हम ऐसे करके देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें गलत क्या हो गया बच्चों, इसमें गलत ये हो गया कि हमने ये जो चार्जेस है इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन नहीं फिगर आउट करा, इन दोनों चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है वो भी फिगर आउट नहीं करा, और इसलिए हम इस चार्ज के ऊपर यहां टोटल फोर्स अभी नहीं निकाल पाए हैं। हमें इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालने की जरूरत है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू नाउ डू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो F1 तो हमें दिख गया, F1 तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन था वो हमें दिख गया। हमें यह भी समझना है कि देखो ये वाला जो Q है और यहाँ पे जो Q है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये एक जैसे फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में मैं बोल देता हूँ F2 है, डायरेक्शन मैंने दिखाई दी। ऐसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, और उस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वो वैल्यू F2 होगी। ठीक है, तो जैसे अपन ने F1 कैलकुलेट किया था इस प्रॉब्लम के अंदर, वैसे ही हम F2 भी कैलकुलेट करेंगे। F1 की वैल्यू निकालना काफी आसान था, सीधा सीधा हमने लिखा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², ये था। लेकिन इस बार हमको F2 भी निकालना पड़ेगा, और बात वहां पे खत्म नहीं होगी, बात वहां पे खत्म नहीं होगी, बिकॉज हमें F2 निकालने के बाद F2 वाले मैग्नीट्यूड वाले जो ये दोनों फोर्सेस हैं, इसका और इसका, और साथ में F1 का, इन सब का करना पड़ेगा वेक्टर समेशन। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं सबसे पहले F2 ही कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। देखो F2 कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको चाहिए कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन, K कैपिटल Q, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q है। उसके अलावा मुझे ये वाली जो साइड है इसकी भी लेंथ चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग, इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं वर्टेक्स A, ये B, और ये वाला वर्टेक्स इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे C। तो मुझे लेंथ AB निकालनी पड़ेगी, मुझे ये वाली जो लेंथ है AB वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो ये लेंथ AB मुझे चाहिए, मेरे पास में ये वाली लेंथ अवेलेबल ऑलरेडी है, दिस इज कैपिटल R। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास में कैपिटल R है ही, तो कैपिटल R का आप cos 30 लोगे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी अपन को, दिस वन, और इसका डबल करने से हमको ये लेंथ मिल जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि √3/2 इंटू R इंटू 2, है ना, कैपिटल R रेडियस cos 30 into 2 is equal to side AB, which turns out to be how much, √3R। ये AB की वैल्यू होगी।
और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे √3r को रखने वाला हूं, उसका स्क्वायर करने वाला हूं। लॉजिक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये f2 का मैग्नीट्यूड है, ये f1 का मैग्नीट्यूड है। बच्चों एक चीज और समझते हैं कि यहां पे इस फोर्स का और इस फोर्स का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो ये इस रेडियल डायरेक्शन में जाएगा। दिस एंगल हियर इज 60 डिग्रीज अगेन, दिस एंगल ऑन द अदर हैंड विल बी 30 डिग्रीज। तो f2 का cos 30 और f2 का cos 30 ऐड हो जाएंगे, sin 30 के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं टुवर्ड्स सेंटर, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, F1 में से सबट्रैक्ट कर देना है F2 cos 30 डिग्री का डबल, ये मुझे सबट्रैक्ट कर देना। cos 30 √3/2, 2 से 2 का फैक्टर खत्म, और ये बच गया यहां पे F1 माइनस √3 F2। दिस इज व्हाट वी नीड in order to calculate the net force towards the center। F2 हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये F2 की वैल्यू है kq² अपॉन 3r स्क्वायर, और F1 हमने निकाल ही रखा है ऑलरेडी, तो एक बार कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं। k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर माइनस √3, और इसको F2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो kq² अपॉन 3r स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऑब्वियसली k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, और मे भी k r स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, उतना भी काम करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई बस करके इतना लिख देते हैं कि दिस इज k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन √3r स्क्वायर, इतना लिख देते हैं, काफी। ये टोटल फोर्स निकल गया, कुछ नहीं करना। लास्ट में टोटल फोर्स को किससे इक्वेट कर देना है, mv² अपॉन r से इक्वेट कर देना है। तो मैं इस नेट फोर्स को इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, mv² अपॉन r, विच इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द पार्टिकल टू मूव अराउंड इन द सर्किल। r की देखो एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, m डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो v² की वैल्यू आप कितनी पाओगे, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r माइनस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन √3r। m का फैक्टर भी जाएगा डिनोमिनेटर में बच्चों, और उसको आप कर दोगे स्क्वायर रूट, तो आपको यहां पे मिल जाएगा स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जिस स्पीड से ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहे होंगे वो स्पीड यहां पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो आई होप विद दीज क्वेश्चंस आपने बच्चों ये सीखा होगा कि कूलम्स लॉ का कैसे एप्लीकेशन लेना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे यूटिलाइज करने हैं, बेसिक मैकेनिक्स कैसे यूज करनी है, वेक्टर्स का कैसे यूज करना है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बहुत बार बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुश्किल थोड़ा टॉपिक लगता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पे देखो बेसिक मैकेनिक्स आपकी बार बार यूज होगी, वेक्टर्स का यूज होगा, खुद चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो कई बार आप लोग उसको डिफिकल्ट मान बैठते हो, जबकि डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा काम खत्म करना है, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हम लोगों के हेल्पलाइन नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। हमको एकेडमिक आपकी कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, आप सभी के लिए इस नंबर पे हमको रीच आउट कर सकते हो। आपको ये कंटेंट बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशंस आपकी मिस ना हो। इसके लिए बेल आइकन दबा करके रखिए, एंड सिमिलर कंटेंट के साथ में हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जेईई की प्रिपरेशन की, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते रहेंगे बच्चों।